हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके ऊपर एग्जाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है। सो देयर आर थ्री डिफरेंट फेजेस इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो तीन डिफरेंट फेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेज काउंट्स टू द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड जो है वो हम लेते हैं। The consumer did not have any choice as there were few alternative available. It was a seller market with product orientation and consumer welfare was unheard. फर्स्ट फेज में क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस के बाद कंज्यूमर के पास इतनी चॉइस नहीं थी कि वो उसके पास इतने सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं थे कि वो चूज कर सके। जो बनता था उसको वही खरीदना पड़ता था। तो यहाँ पे कंज्यूमर के वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखा जाता था। सेकेंड फेज आया, स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, अभी हमने बात की थी फर्स्ट फेज यानी कि इंडिपेंडेंस तक, उसके बाद आती है सेकेंड फेज इंडिपेंडेंट के बाद। एंड द न्यू गवर्नमेंट डिसाइड टू फॉलो द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल वेयर द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटिंग द ओनरशिप ऑफ अ लार्ज एंटरप्राइजेस। सेकेंड फेज में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डोमिनेंस स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास ये सेक्टर रहेंगे, पब्लिक एंटरप्राइजेस को अगर एंटर करना है, बिजनेस करना है तो उसको हमसे पूछना पड़ेगा। उस बिजनेस की ओनरशिप हमारे पास है, हम ही उनको देंगे। अगर हम चाहते हैं तो ही वो बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। यानी कि पहले इतने सारे पब्लिक जो प्राइवेट बिजनेस थे वो एंटर नहीं कर सकते थे। पहले किसका, पब्लिक सेक्टर का ही दबदबा था। There was a rationing and quota system. There was a rationing or quota system for the private player and the production was limited to the whom of the government decision. प्राइवेट प्लेयर्स थे, ऐसा नहीं था कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन जो एक लिमिटेशन लगाई हुई थी कि सिर्फ वो इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द मार्केट रिमेन्ड एज अ सेलर मार्केट। द सेलर वॉज इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन ड्यू टू द प्रोडक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नो फॉर्मल कॉम्पिटिशन। यानी कि पहले किसका, इस फेज में सेकंड फेज में सेलर का दबदबा था। डोमिनेटिंग पोजीशन सेलर के पास थी क्योंकि सेलर को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिली हुई थी गवर्नमेंट से और कोई कंपटीशन भी उस समय नहीं था। तो देयर वर फ्यू मैन्युफैक्चरर दोज हु बिलीव अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कुछ ही ऐसे फ्यू मैन्युफैक्चरर थे जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान देते थे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देते थे, बाकी अपनी मर्जी का करते थे। देयर वर अ बैन टू द डायरेक्ट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेंट्स फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक सेक्टर। उस समय क्या था ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा दबदबा था। पब्लिक सेक्टर जो था, जो गवर्नमेंट थी, वो डिसाइड करती थी कि प्राइवेट सेक्टर कितना जो है प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोडक्शन थी वो लिमिटेड थी। कुछ ही ऐसे जो थे मैन्युफैक्चर थे जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचते थे, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सोचते थे, बाकी नहीं सोचते थे, क्योंकि जो सेलर है उनको प्रोडक्शन मिली हुई थी गवर्नमेंट से और उस समय कोई कंपटीशन भी नहीं था। साथ ही साथ जो फॉरेन पार्टिसिपेशन था वो भी अलाउ नहीं किया हुआ था। ऐसा कहा हुआ था कि बाहर की कंट्री के कोई भी मैन्युफैक्चर हमारी कंट्री में आके गुड्स या सर्विसेज को ना बना सकता है और ना ही बेच सकता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी कंट्री को क्या करते थे, बचा रहे थे कि हमारी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में ना चला जाए। The consumer had very limited opportunity to complain about the hazardous practice of the manufacturer until the Consumer Protection Act of 1994। जब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था तब तक जो सेलर बनाता था वही कंज्यूमर कंज्यूम करता था, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो या खराब हो। लैक ऑफ इफेक्टिवनेस एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अलाउ द मैन्युफैक्चरर टू सेल द लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। क्योंकि जब कंपटीशन भी नहीं था, गवर्नमेंट से प्रोडक्शन भी मिली हुई थी, तो वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उस समय नहीं बनाते थे। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम वाज लो एंड पीपल हैड लेस परचेजिंग पावर। उस समय क्या था, पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की कम थी और लोगों की परचेजिंग पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अच्छी क्वालिटी के हाई स्टैंडर्ड के गुड्स को खरीद सके। ठीक है, majority of people spend money in buying necessity which allow the commodity market to grow slowly to provide to the common person। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपनी जो ज़रूरतें हैं सिर्फ उसको पूरा करने में ध्यान देते थे। उस समय ये था कि उनकी ज़रूरतें ही पूरी हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। Cities grew in size due to establishment of large manufacturing unit and the rural and urban divided started to emerge in the urban market. Demand for quality education, decent housing and entry of women to the active workforce brought radical changes to the Indian
अर्बन मार्केट। अब क्या हुआ, धीरे 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 डिवीजन होने लग गया, रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट, गांव और शहर बनने लग गए। तो शहरों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह थी, ठीक है। उस समय फिर क्या हुआ, वुमेन ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उस समय क्या हुआ, एक तरीके से चेंजेस आना स्टार्ट होने लग गया। थोड़े टाइम बाद जो है चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, गांव शहर अलग हो गए, शहरों में और अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई, लोगों को अच्छी क्वालिटी के गुड्स चाहिए थे, ठीक है। एक अच्छा घर चाहिए था, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ और बहुत सारी फैसिलिटी जो थी वो अर्बन एरियाज़ में मिलनी स्टार्ट हो गई। तो रूरल इंडियन मार्केट रिमेन इग्नोर ड्यू टू द पुअर इकोनॉमी ऑफ द रूरल कंज्यूमर, lower purchasing power of the rural consumer, irregularities in saving and occupation pattern। तो रूरल इंडियन मार्केट पे ध्यान नहीं दिया जाने लग गया, किस पे ध्यान शिफ्ट हो गया, अर्बन मार्केट पे जो है वो कंसंट्रेट हो गया। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ द रूरल मार्केट इन इंडिया। नॉन अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से रूरल एरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अर्बन मार्केट में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गई, लार्ज मिडिल क्लास होने लग गए, रेगुलर इनकम पैटर्न होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होने लग गई। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मार्केट इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन कंज्यूमर नॉलेज about their rights and redress mechanism introduced by the government, various product become the mark of the class। तो इस समय क्या होने लग गया, जैसे कि जो रूरल मार्केट था वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए वहाँ की ग्रोथ नहीं हो रही थी। अर्बन मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गए, मिडिल क्लास, लार्ज मिडिल क्लास फैमिली जो है वहाँ पे सेटल होने लग गई, जिनकी इनकम रेगुलर होती थी, जिनको बहुत सारे जो है नॉलेज आने लग गई, उनके राइट्स के बारे में पता चलने लग गया उनको। और साथ ही साथ यहाँ पे जो था, जो प्रोडक्ट थे उस पर मार्क लगा होता है, ये हायर क्लास प्रोडक्ट है, ये लोअर क्लास प्रोडक्ट है, ये मिडिल क्लास प्रोडक्ट है। अभी हमने पढ़ा था थर्ड फेज, अब हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा सेकंड फेज, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या हुआ, whatever the argument may be, Indian industry and consumer wake up to the global reality in the early 90s due to the liberalization process। early 90s में क्या हुआ, 90s के शुरुआत में लिबरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये था हमारा थर्ड स्टेज। क्या था थर्ड स्टेज, थर्ड फेज क्या था, द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एज सेलर and as buyer came down as efficiency and competition become the mantra of survival in place of production। पहले पब्लिक सेक्टर को प्रोडक्शन दी हुई थी और प्रोडक्शन हटा दी गई, कंपटीशन आना शुरू हो गया। abolition of a monopoly, restrictive trade practice allow firm to have both organic and inorganic growth। firm started producing higher capacity for the market as there was no quota restriction। यानी कि पहले प्राइवेट कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शन थी कि वो इतना ही प्रोड्यूस कर सकती है, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। पब्लिक सेक्टर को जो प्रोडक्शन दी थी वो प्रोडक्शन हटा दी, प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शन थी वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीज़ में फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया कि फॉरेन कंट्री के लोग आके हमारी कंट्री में डोमेस्टिक बिजनेस में क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन मार्केट में ग्लोबल प्लेयर्स आ गए, बाहर की कंट्रीज़ भी हमारी कंट्री में आ गई, इससे कंपटीशन आ गया हमारी कंट्रीज़ में। डोमेस्टिक कंपनी लिक्विडेटेड अ पार्ट ऑफ देयर ओनरशिप एंड अलाउ जॉइंट वेंचर फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन इक्विटी कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ, जो डोमेस्टिक कंट्री थी उन्होंने फॉरेन कंट्री के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है, अपनी कंपनी का शेयर दूसरी कंपनी को दे दिया ताकि उनका बिजनेस और ग्रो करे। लार्ज मल्टीनेशनल जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक, फोर्ड, होंडा, सैमसंग एंटर्ड इनटू द मार्केट विद मोर फाइनेंशियल मसल्स एंड बेटर टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन कंज्यूमर। यानी कि जो एमएनसीज थी, जो बाहर की कंपनीज थी, वो इंडिया की कंपनी में आई, नई टेक्नोलॉजी लेके आई और फाइनेंस लेके आई, पैसा लेके आई, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेके आई। अब क्या कहा गया, डोमेस्टिक और फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिमेन देयर फेथ ऑन इंडियन इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्री गोट अ गुड फंडिंग थ्रू बोथ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इक्विटी रूट। अब हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री थी, जो इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, उस पर डोमेस्टिक की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फॉरेन के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने ट्रस्ट दिखाया, जितना पैसा चाहिए था इंडस्ट्री को वो प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से जो पैसों की ज़रूरत थी इन इंडस्ट्री को वो फुलफ़िल हुई,
ठीक है। गवर्नमेंट ब्रॉट ड्रास्टिक चेंज इन द वेरियस लेजिस्लेशन फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो गवर्नमेंट थी वो बहुत सारे चेंजेस लेके आई अपनी पॉलिसी में, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिया की मार्केट है वो और अच्छे से क्या कर सके, बिजनेस कर सके। इंडियन इंडस्ट्री ऑल्सो रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली बाय ऑफरिंग बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। अब इंडिया की इंडस्ट्री क्या करने लगी, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करने लग गई, अच्छी क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड किए जाने लग गए, क्योंकि कंपटीशन आ गया तो हर कोई अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। Free market competitive gave rise to a new mechanism of market power. Marketers started bridging the gap between the urban and rural, rich or poor, offering product and services at all price point. पहले अर्बन मार्केट में गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाता था, अब जो डिफरेंस था अर्बन मार्केट और रूरल मार्केट का वो डिफरेंस दूर किया, रिच और पुअर के बीच में भी जो डिफरेंस था वो दूर किया, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो सिर्फ रिच क्लास जो है वो यूज़ कर सकती थी, हाँ पुअर क्लास के लिए भी प्रोडक्ट जो है बनाए जाने लगे। जैसे कि पहले शैम्पू की बोतल आती थी, तो अब रूरल एरियाज तो वो शैम्पू की बोतल इतनी एक्सपेंसिव ले नहीं सकते थे, इसलिए क्या किया, पाउचेज आने लगे शैम्पू के, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है वो भी उस प्रोडक्ट को क्या करने लगे, कंज्यूम करने लग गए। तो दे ऑल्सो स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू न्यू मेथोलॉजी लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू continuous improvement. Because of such radical changes in the market, product price came down, quality level went up to match the global standard. Customer at various suburban places could assess the availability of various products suiting to their pocket. यहाँ पे क्या कहा गया, अब एक पॉइंट ये भी आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, हमें सही टाइम पे, ठीक है, सही प्लेस पे इन्वेंट्री जो है, प्रोडक्ट जो है अवेलेबल कराना होता है कस्टमर को। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है वो सही टाइम पे कस्टमर तक अवेलेबल हो जाए, वेयर हाउस में ज़्यादा प्रोडक्ट भी ना हो, ज़्यादा इन्वेंट्री भी स्टोर ना करनी पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री हम वेयर हाउस में स्टोर करेंगे, जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए करेंगे उतना ज़्यादा खर्चा आएगा, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। जस्ट इन टाइम जैसे ही सामान खत्म होता है वेयर हाउस में उसी समय फिल कर दो, ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट भी अवेलेबल होता रहे और ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए। तो ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, जस्ट इन टाइम का जो कंसेप्ट लाया गया है, इसकी वजह से क्या हुआ, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम प्राइस में कस्टमर को अवेलेबल होने लग गए, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड था उसको मैच किया जाने लग गया। ऑन द अदर हैंड, एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेलीविजन एंड केबल television revolution provided a large platform to the marketer to take their marketing communication to consumer। अब धीरे धीरे समय समय पे क्या हुआ, टेलीविजन आए, केवल टीवी आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केटर अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को और बताने लग गए, कस्टमर के अंदर और अवेयरनेस आ गई डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। इट वॉज पॉसिबल टू डिसमेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू अ वाइडर ऑडियंस देन द अर्बन रिच वर। पहले अब क्या होने लग गया, टेक्नोलॉजी आने की वजह से ज़्यादा लोगों तक जो है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचने लग गई, ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चलने लग गया कि इस तरीके के प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हाइयर डिमांड इन द प्रोडक्ट पुट अ टाइम प्रेशर फॉर द कंपनीज who had to follow shorter product manufacturing cycle and deliver product with global standard as customer had many option to choose from the market। अब क्या होता है, कस्टमर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऑप्शन है कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है। तो मार्केटर को क्या ध्यान में रखना है कि कम से कम पीरियड में उसको क्या करना है, प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम कम है। क्योंकि अगर लेट हो गया ना प्रोडक्ट मार्केट में, तो कस्टमर तो प्रोडक्ट यूज़ करेगा ही करेगा, अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो कॉम्पिटिटर पे चला जाएगा। अगर एक बार कंज्यूमर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अगर उससे सेटिस्फाई हो गया, तो आपके प्रोडक्ट पे आना वापस मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि कम से कम टाइम पे प्रोडक्ट को अच्छी से अच्छी क्वालिटी में कस्टमर को अवेलेबल करा दो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। Financial institution started provision of periodically payment and instant ownership through installment scheme for many प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब क्या हो गया, और बहुत सारे बेनिफिट आ गए कि अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है ना मार्केट में, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, आप पीरियडिकली जो है पेमेंट करते रहिए, ठीक है, पहले ही सामान ले लो, पैसे बाद में देते रहना। ये बेनिफिट भी जो है आपको इंस्टॉलेशन पे जो है सामान खरीद सकते हो, इंस्टॉलमेंट पे करते रहना टाइम पे। People started spending money in acquiring product and services for a comfortable stay then
सेविंग एज इन द पास्ट। पहले क्या किया जाता था, पहले लोग पैसा बचा के रखते थे, अपनी ज़रूरतों पर खर्च करते थे। आजकल क्या करने लगे, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को जीने लग गए, सेविंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सर्विस सेक्टर ग्रू इन लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सर्विस सेक्टर की बहुत ज़्यादा क्या हो गई, ग्रोथ हो गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से। पीपल स्टार्टेड इंजॉइंग लाइफ लाइक नेवर बिफोर। बिजनेस लाइक एयरलाइंस, प्रोफेशनल एजुकेशन, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, होटल, टेलीकॉम, हॉस्पिटल, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज ग्रू इन मैचिंग ऑर्डर विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बहुत सारी सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रू होने लग गए। Indian market has changed from a developing market to an emerging market. The choice in the consumption basket of consumer have increased in the last decade. अब क्या हो गया, कंज्यूमर के पास बहुत सारी वैरायटी की चॉइस अवेलेबल होने लग गई, वो कुछ भी चूज कर सकता है। However, one cannot ignore the negative effect also. They divide between the rich and poor is increasing day by day. अब इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी ये आया मार्केटिंग का कि रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस था वो दिन बर दिन बढ़ता गया और बढ़ता गया। A large section of the society is staying away from the use or benefit of these changes. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे बेनिफिट जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसे लार्जर सेक्शन है सोसाइटी का जो क्या कर रहा है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जिसका जो वो नहीं ले पा रहा है। Marketing manager have to rethink at all these issues and try to take a developmental orientation so that more and more customer will enjoy the benefit of liberalization and free market economy. तो मार्केटर को इन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने चाहिए जिससे कि और बाकी लोग भी उसका क्या कर सके, यूज़ कर सके। And there is no doubt that the status of Indian consumer has increased, but the percentage is so small that the task now is to bring more people to the field of consumption. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इंडियन कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज हो चुका है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम है जो सारा बेनिफिट ले पा रहे हैं। जो भी चेंजेस आए हैं उनका बेनिफिट ले पा रहे हैं। हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसे एक्शन लेने होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस लाने होंगे जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है इन चीज़ों को कंज्यूम करने लग जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। हमारा टॉपिक था मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।